नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 के चैंपियन में आज बात होगी अब से ठीक 12 घंटे बाद होने वाले दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चुनाव लड़ने के सस्पेंस को खत्म करते हुए कन्नौज से नामांकन कर दिया। लेकिन उनके नामांकन करते ही बीजेपी के सुब्रत पाठक ने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अब कन्नौज में लड़ाई भारत बनाम पाकिस्तान हो गई है। आखिर उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे क्या है मतलब, आज हम इस बारीकी को समझाएंगे, इसके बारे में विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावा बिहार के जिन 5 सीटों पर कल मतदान होने हैं उनके बारे में भी चर्चा 24 का चैंपियन में होगी। बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने आज बता दिया है कि सीमांचल में किसकी जीत होने वाली है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झूठा बताया। इस खबर का भी हम विश्लेषण करेंगे। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने उनसे आज बात की थी। राजस्थान में 13 सीटों पर कल मतदान होने भी है, लेकिन मतदान से 24 घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आज हमने उनसे बात की थी और उस बातचीत में उन्होंने काफ़ी सारी बातें हमें बताई। जिस फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान में पिछली सरकार संकट में आ गई थी, उसकी सच्चाई आज सामने आ गई है। लोकेश शर्मा वो ओएसडी है जिन्होंने हमसे बात की, उनकी बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि फोन टैपिंग और राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पीछे की असली कहानी क्या है। हमने लोकेश शर्मा से ये भी बात की कि ये खुलासा जो दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले हुआ है, क्या इसके पीछे कहीं ये तो नहीं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। वहीं आज चुनाव आयोग ने देश के 2 दिग्गज नेता, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। उनकी चुनावी भाषण पर मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। इसका क्या है डिटेल, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यूपी के कन्नौज की लड़ाई आखिर क्यों भारत बनाम पाकिस्तान हो गई। और ये रिपोर्ट दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिवपूजन झा बिहार में हैं और अनूप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में और दीपक हैं जो कि राजस्थान में हैं। इन्हीं तीनों जगहों की खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं, तो इन तीनों से बात करेंगे। पहले कन्नौज की रिपोर्ट देखते हैं, फिर अनूप, शिवपूजन जी और उसके बाद हम दीपक के पास चलेंगे। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। कन्नौज की फिजा में एक बार फिर से आज भारत और पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान का रंग देखने को मिला। आज अखिलेश यादव ने सारे सस्पेंस पर विराम लगाते हुए कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया। कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इधर अखिलेश ने नामांकन दाखिल किया तो उधर बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रत पाठक ने दावा किया कि यहाँ बीजेपी हर हाल में जीतेगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले यहाँ की लड़ाई भारत और नेपाल के बीच में थी, अब ये लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच हो गई। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। दरअसल कन्नौज को लेकर समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि यहाँ से अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए या नहीं। जेल में बंद आजम खान लगातार अखिलेश यादव से कह रहे थे कि उन्हें रामपुर से मैदान में उतरना चाहिए।
इस मुद्दे पर दोनों की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन अखिलेश ने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग पर मुहर लगा दी। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कन्नौज की लड़ाई को बीजेपी भारत बनाम पाकिस्तान क्यों कह रही है। दरअसल कन्नौज सीट पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और यहाँ 1998 से 2019 तक सपा का कब्जा रहा। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैनपुरी के बाद मुलायम परिवार की सबसे सुरक्षित सीट कोई है तो वो है कन्नौज। खुद मुलायम सिंह यादव को भी जब दूसरी सीट से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कन्नौज को चुना था। अखिलेश यादव साल 2000 में कन्नौज सीट से उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए और इसके बाद 2004-2009 में अखिलेश यादव इसी सीट से सांसद रहे। अखिलेश की पत्नी डिंपल 2014 में यहां से जीती थी, लेकिन 2019 में वो हार गई। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। अखिलेश यादव के कन्नौज से उम्मीदवार बनने पर आसपास की सीटों जिनमें इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, लिहाजा अखिलेश यादव ने खुद उतरकर राहुल पर भी अमेठी से उतरने का दबाव बना सकते हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रायबरेली से भी उतरने की संभावना बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अनूप श्रीवास्तव से भी बात करेंगे क्योंकि आज पूरे दिन वो कन्नौज में थे। उन्होंने अखिलेश यादव का नामांकन भी देखा और पाठक जी से बातचीत भी की और उनकी रैली वैली और सभा को भी उन्होंने कवर किया। वो आपको बताएंगे कि कन्नौज समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सीन क्या है, जनता क्या सोच रही, माहौल क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये कन्नौज सीट क्यों खास है। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं, आप इसको देखकर समझने की कोशिश करिए। देखिए 1998 से लेकर 2019 यानी 21 साल तक समाजवादी पार्टी का कब्जा था इस सीट पर, लगभग 21 साल। मुलायम परिवार के लिए ये सेफ सीट मानी जाती है कन्नौज और मुलायम सिंह यादव भी कन्नौज से लड़े और जीते भी। अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल उनकी एंट्री थी 2000 में, वो कन्नौज से ही सांसद बने थे और 2004 से 2009 में कन्नौज से अखिलेश सांसद रहे, जैसा कि हमने फिर डिंपल यादव 2014 में कन्नौज से सांसद रही। मतलब मुलायम भी, अखिलेश भी और डिंपल यादव भी। फिर डिंपल यादव जब आखिरी बार मतलब 2019 में जब चुनाव हुआ और वो लड़ी वहां से, तो वो हार गई थी। इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद का जो इलाका है उस पर इस सीट का अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए भी ये समाजवादी पार्टी के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। और कन्नौज से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका नाम है सुब्रत पाठक। अभी आपने उनको सुना कि कैसे वो कह रहे थे कि अखिलेश के साथ ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल अखिलेश बनाम सुब्रत है, बल्कि वो इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच करार दे रहे थे। उसके पीछे बता रहे थे अखिलेश यादव की सोच पाकिस्तानी है। खैर 2019 में सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद बने हैं, तो यानी कि दोबारा उन्हें टिकट मिला है। 2019 में 12,000 वोट मात्र से जीते थे। 12,000 लोकसभा चुनाव के हिसाब से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। अब क्या है खास इसमें जाति समीकरण अगर आप देखेंगे, क्यों समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट सेफ मानी जाती है, तो 5 लाख तो यहाँ पर यादव प्लस मुसलमान, ये फैक्टर यहाँ पर है और 5 लाख सवर्ण है यहाँ पर। तो एमवाई फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट आप बेहतर मान सकते हो। उसका नतीजा साफ साफ दिखा है कि कितनी बार यहाँ पर जीते। लोधी वोट यहाँ पर 2 लाख है और अन्य बाकी वोटों की संख्या 4 लाख है। यानी कि डिसाइसिव फैक्टर, निर्णायक फैक्टर अगर आप कहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्लस यादव कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूंगा कि अनूप जी को यहाँ पे आप लेके आए हमारे साथ स्क्रीन पे। अनूप जी, आज पूरे दिन आप कन्नौज में थे और आपने अखिलेश यादव का नामांकन भी देखा, सुब्रत पाठक से भी आपकी बात हुई। ये नामांकन और उनके बीच का मुकाबला भारत पाकिस्तान का मैच कैसे हो गया, जैसा कि सुब्रत पाठक कह रहे थे? देखिए, सुब्रत पाठक से हमने बात की, उसके पहले अखिलेश यादव से भी हमारी मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान का नारा देकर
सुब्रत पाठक ने कन्नौज की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। अब देखिए, एक तरफ पिछले 5 साल में सुब्रत पाठक ने जो काम कन्नौज में किए हैं उसके बदौलत वो वोट मांग रहे हैं, और अखिलेश यादव जो यहाँ तकरीबन 2 बार सांसद रहे, बाद में उनकी पत्नी सांसद रही, अब वो चुनाव में आए हैं और जनता से अपने किए हुए कामों के बदले में वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बड़ी शांति थी कन्नौज में, बड़ा माहौल ठंडा सा था। लेकिन आज जो मैंने देखा, दोनों तरफ से दोनों नेताओं के हमने मीटिंग देखी, दोनों इतनी ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा मैंने कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी। तो एक जोश सा आ गया है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, और इस जोश को देखते हुए, इस जोश को भांपते हुए मुझे लगता है कि सुब्रत पाठक ने जो है ये कार्ड खेल दिया भारत पाकिस्तान का। और बात सही भी है। देखिए, अखिलेश यादव कुछ भी हो, एक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय नेता हैं वो एक तरह से, और जो भी राष्ट्रीय नेता कहीं से अगर चुनाव लड़ता है तो वो सीट जो है सुर्खियों में आ जाती है। अब चाहे आप बनारस में नरेंद्र मोदी की बात कर लें, और चाहे आप राजनाथ सिंह की लखनऊ में बात कर लें, और चाहे आप अखिलेश यादव की आप यहाँ बात कर लें, कन्नौज में बात कर लें, तो अखिलेश यादव के मैदान में उतरने से निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत दिलचस्प और बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि कांटे की हो गई है। पहली बात। दूसरी बात की जो यहाँ पर मुस्लिम जी प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए। दूसरी बात कि 15% यहाँ पर जो है मुस्लिम है और 15% यादव है, जैसा कि अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो जो ये फैक्टर है MY का 30% 32% के आसपास का जो फैक्टर है वो काफ़ी सपोर्टिव है समाजवादी पार्टी के लिए। इसलिए इस बार जो ये फाइट होगी कन्नौज में वो आसान नहीं होगी, इस बात को सुब्रत पाठक समझ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये कार्ड भारत पाकिस्तान का खेला है। और अब ये कार्ड कितना कैरी करता है उनके साथ और कितना सपोर्टिव होता है उनके लिए, कितना काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुब्रत पाठक भी पूरी ताकत से इस लड़ाई में है, मैदान में डटे हुए हैं। जो मैंने आज उनको देखा, मैंने उनके पार्टी कार्यालय में जो भीड़ देखी और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मैंने भीड़ देखी, तो मुकाबला बहुत ही नजदीकी और बहुत ही कांटे का है। अनूप जी, आपके पास कम से कम 20 से 25 चुनाव को कवर करने का अनुभव है, और आपने हर चुनाव में देखा होगा कि कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर होता है। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हारी है, डिम्पल हार गई थी। इस बार जो हवा है उसमें मुकाबला, पहला सवाल ये कि कितना टाइट होगा, मतलब वोटों का मार्जिन जो भी जीते क्या ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल नैरो फाइट है, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश यादव की जीत और हार का समाजवादी पार्टी पर, उसके भविष्य पर कितना असर पड़ने वाला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक चीज आपने हमारे दर्शकों को पहले बता दी कि कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से कम आसपास की जो 4-5 सीटें हैं, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, हरदोई है, आपका कानपुर देहात है, तो ये जो 4-5 सीटें हैं इस पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और यहाँ पर जो है जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि अगर बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए या तो पार्टी की बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए या फिर अखिलेश यादव की बेनिफिट के लिहाज से देखा जाए कि कितना लाभ होगा, तो मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है, वो ये कि देखिए, अगर अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं तो वो लोकसभा जाएंगे। अगर अखिलेश यादव का गठबंधन में भी उनके साथ अगर 2, 4, 10, 15 या मैक्सिमम मान लीजिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 20 जाते हैं, तो 15 और 20 सांसदों के साथ अखिलेश यादव लोकसभा पहुंचेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सुब्रत पाठक भारी पड़े तो अगर अखिलेश यादव यहां से सीट हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये दोनों बातें हैं। अब इसी सवाल को लेकर 2-4 लोगों ने मुझसे चर्चा भी की कि आखिर अखिलेश यादव को अल्टीमेटली यहां पर आना क्यों पड़ा, अपनी साख बचाने के लिए या फिर पार्टी की साख बचाने के लिए। जी अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अनूप बता रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसे अखिलेश यादव उनके प्रमुख हैं, और अगर वो जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि वो दिल्ली की राजनीति में वहाँ से आ जाएं और फिर समाजवादी पार्टी की तस्वीर दूसरी हो सकती है। तो खैर, उसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, उस दिन का जिस दिन इंडिया डेली लाइव आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें आप तक पहुँचाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बिहार में कल 5 सीटों पर मतदान है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों ही नेताओं में
सीमांचल के पूर्णिया सीट को लेकर जबरदस्त लड़ाई है। चुनावी लड़ाई का आलम यह है कि गठबंधन में होते हुए भी पप्पू यादव को वोट न देने की अपील तेजस्वी यादव लगातार करते रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट में आप देखिए कि गिरिराज सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इन दोनों पर क्या कह रहे हैं और वहां का जो सीमांचल का जो समीकरण है वो क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम अपने रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो प्रमुख हैं वहां के शिवपूजन झा, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहाँ के लोग वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए। अब से करीब 12 घंटे बाद बिहार की 5 सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होने हैं। लेकिन मतदान से पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने आज तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। पूर्णिया में आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वो लगातार पूर्णिया का दौरा करते हैं। अब जरा सुनिए उनके बारे में गिरिराज सिंह क्या कहते हैं। भाई तो लुच्चा है, झूठा है, जिसके डीएनए में रोजगार नहीं है, जिनके पिताजी ने कभी रोजगार शब्द सुना ही नहीं। 17 महीने में अगर तेजस्वी यादव, ये तो मास्टरों की बहाली नीतीश कुमार एनडीए काल से शुरू किए। ये जोर से बोलने से कोई समझ नहीं लेगा। केवल वो तो बताएं कि 17 महीने में 5 विभाग के मंत्री थे, उनके कलम से कै गो नौकरियां मिली। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने जब उनसे पूछा कि पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं और दूसरी ओर तेजस्वी यादव लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पप्पू यादव को वोट न दें, तो सुनिए इस पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा। लोभी बार बार ठगा जाता है, तो ये लोभ में गए थे। जैसन हला है दिया उसन मिल्ला है फूटा, ये दोनों एक ही थे। आज कहा दोनों पर हैं और एनडीए ही वहां से जीतेगी, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। चाहे तेजस्वी जितना कैंपेन करना हो कर ले। दरअसल जिन 5 सीटों पर कल मतदान होने हैं उसका समीकरण भी अब आपको समझना चाहिए। किशनगंज में लड़ाई कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के बीच है। इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई बनाने में लगे हैं ओवैसी की पार्टी से मोहम्मद असरारुल हक। किशनगंज में 18 लाख वोटर हैं और यहाँ मुस्लिम वोटर 12 लाख और हिंदू वोटर करीब 6 लाख हैं। कटिहार में कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर, जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी के बीच मुकाबला है और यहाँ पर भी करीब 17 लाख वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 8 लाख जबकि हिंदू वोटर 9 लाख से ज्यादा है। पूर्णिया में सबसे दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ मैदान में जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं। पप्पू यादव ने यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ करीब 17 लाख वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 7 लाख, हिंदू वोटर करीब 10 लाख हैं। भागलपुर की बात करें तो जेडीयू से अजय मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला है। वैश्य और यादव बहुल सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। वही बांका से जेडीयू के गिरधारी यादव और आरजेडी से जयप्रकाश यादव के बीच कांटे की टक्कर है और इस सीट में सवर्ण वोट काफी मायने रखेगा क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार यादव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी शिवपूजन के पास। शिवपूजन, आप तो बिहार के न जाने कितने चुनावों को आपने देखा है। मतलब सीमांचल का जो इलाका है वो पूरे इलाके के साथ साथ सबसे पहले पप्पू यादव के बारे में बताइए कि उनका क्या कुछ होने वाला है। गिरिराज सिंह को तो हम लोगों ने सुन लिया, वो अपने बेबाकी से जैसे उनको कहना होता है तमाम विशेषणों का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तेजस्वी यादव के लिए भी और पप्पू यादव के लिए भी। आपकी नज़र में पूर्णिया का मुकाबला कितना दिलचस्प है और फिर उसके बाद आप सीमांचल के बारे में बताइए, कल क्या होगा वहां पर? देखिए, बहुत दिलचस्प है और पूर्णिया को हम बिल्कुल केस इन आइसोलेशन नहीं मान सकते, बल्कि सीमांचल का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। हमने अभी तकरीबन लगभग सटीक वो आंकड़ा पेश किया कि
किसकी आबादी कितनी है और उसके हिसाब से वोटिंग पैटर्न इस इलाके में डिसाइड होगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एमिम भी पिक्चर में है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर। लेकिन आपने सवाल पूछा पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव इस इलाके में उनका दबदबा है, रसूख है। किसी के घर पे कोई विपत्ति आए पप्पू यादव खड़े होते हैं, जलजला हो, बाढ़ हो, पप्पू यादव नज़र आते हैं। कल रात की भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, जहां लगी की घटना हुई, पप्पू यादव वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से मदद और राहत हो। यानी कि रॉबिन हुड इमेज बनाने में कहीं ना कहीं पप्पू यादव कामयाब हुए। पप्पू यादव ने उम्मीद संजोई थी कि कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर देते हैं तो शायद वहां से उनको पूर्णिया को लेकर के टिकट मिलेगा, और लगातार वो ताल ठोक करके कह भी रहे थे कि पूर्णिया से वो लड़ेंगे। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया, बीमा भारती को टिकट मिल गया और तेजस्वी यादव खुद आकर के पिछले कई दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं। राजद के तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं, बीमा भारती के साथ लगातार रोड शो करते नजर आए, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। यानी कि ताकत झोंक रखी है तेजस्वी यादव ने एक तरफ। अब इसका सीधा जो कहूँगा कि बेनिफिशियरी कौन दिख रहा है, तो बेनिफिशियरी मुझे एनडीए दिख रहा है। वजह जो कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक का डिवीजन होना तय है, ना सिर्फ पूर्णिया में क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव फैक्टर है, बल्कि सीमांचल में जहाँ एमएम भी एक हमने देखा था ओवैसी साहब यहाँ पर वो भी कैंप कर रहे थे कुछ दिनों से, उनकी भी कोशिश है किसी तरीके से टेंट किया जाए, किसी तरीके से। शिवपूजन जी, आपने AIMIM यानी कि ओवैसी साहब का जिक्र किया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को वहां पर सफलता मिली थी, तकरीबन 5 सीट वहां पर मिली। इस बार क्या लगता है कि वोटर क्या वो अपने देखिए, अलग बात है कि सीमांचल के इलाके में ही उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को उतारा था और 5 सीट पर जीत भी दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद राजद ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार कोशिश एमिंग की तरफ से रही है कि पार्टी को एक बार फिर से इस इलाके में मजबूत किया जाए, इसलिए बहुत दिनों से ये पहल चल रही थी। पहले तो इनकी बात चल रही थी तकरीबन 12 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, फिर बाद में वो सिमटता चला गया। लेकिन जिस तरीके से कैंपेनिंग की है ओवैसी साहब ने, मुझे लगता है कि जो MY समीकरण है, एक तरफ पप्पू यादव का फैक्टर, दूसरी तरफ एमिम का फैक्टर, अगर MY समीकरण ध्वस्त होता है तो जाहिर तौर पर सीमांचल क्षेत्र में जो भाजपा भी चाह रही है, सीमांचल क्षेत्र में मुश्किलें और चुनौतियां जो है वो बड़ी हो सकती हैं इंडिया गठबंधन के लिए। शिवपूजन जी, 15 सेकंड आपके पास है। आप ये बताइए कि भागलपुर में किसका पलड़ा भारी है, अजय मंडल या अजीत शर्मा, कांग्रेस या जेडीयू? भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है और जो डिविसिव एलिमेंट थे जदयू के अंदर, हमने पहले भी खबरें ऐसी दिखाई हैं, तो वो भी अब एकजुट हो चुके हैं और जदयू के कैंडिडेट के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अजीत शर्मा भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। उनकी बेटी जो बॉलीवुड से ताल्लुक रखती है वो भी लगातार अपने पिताजी के लिए कैंपेन कर रही है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जी शिवपूजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बिहार के बारे में तमाम अपडेट दिया। कल भी शिवपूजन हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और आपको पूर्णिया, भागलपुर, उसके आसपास के इलाकों की खबरें पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे और नेताओं से बात करके बताएंगे कि उनका चुनावी जोश कितना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने आज देश के 2 कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। ये दोनों नोटिस दोनों ही पार्टी के जो बड़े आलाकमान हैं उनको भेजा गया है और उनसे 29 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा गया है। इन दोनों ही नेताओं के भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। कहा गया था कि दोनों ही नेताओं ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आगे कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। और अब आपको हम लिए चलते हैं राजस्थान। हमने पहले बताया था कि राजस्थान में भी 13 सीटों पर चुनाव है कल और इसके साथ ही वहां के सारे सीटों पर वोट डाले चले जाएंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा सामने आए और फोन टेपिंग को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और तमाम तरह की बातें उन्होंने की। लोकेश का कहना था कि सब कुछ अशोक गहलोत का ही किया कराया है, उन्होंने ही वो बातचीत की रिकॉर्डिंग का पेन ड्राइव उन्हें दिया था और कहा था कि ये मीडिया को आप दे दीजिए, और उसके बाद ये चीज़ें मीडिया में लीक हो गई। आज दिन में मैंने उनसे बात की थी और मैंने उनसे ये भी पूछ लिया लगे हाथ कि भाई चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले आप इस तरह के आरोप लेकर आ रहे हैं सामने, तो क्या इसके पीछे कहीं मन में ये इच्छा तो नहीं है कि बीजेपी में जाने की कोई योजना हो, बीजेपी से कोई बात चल रही हो? तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकेश जी, पिछले 24 घंटे में अगर राजस्थान में किसी एक आदमी की बात हो रही है तो वो आप हैं।
आपने एक ऐसा पिटारा निकाला और ऐसे खुलासे किए हैं जो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था उस ऑडियो टेप की असली कहानी। पहले आप सुनाए, फिर मैं कुछ आपसे पूछूंगा। देखिए, ऑडियो टेप की कहानी तो पूरे प्रदेश को और देश को पता है कि जब राजस्थान में 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, जब हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। हालांकि उनका सबका ये मानना था कि वो अपनी बात कहना चाहते थे आला कमान को, या अपनी कोई पक्ष रखना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग वहाँ गए थे। लेकिन जो माहौल बना था उसमें ये बना था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिर सकती है। इसलिए इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तमाम जितने भी विधायक थे अपने गुट के, उन सबको लेकर बाड़ेबंदी की, होटल फेयरमाउंट में सब लोग चले गए। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस था, यानी इस प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि अब सरकार गिर सकती है या गिर चुकी है, अल्पमत में है। तो अपने अपने विधायकों को लेके हम कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ से उनको एक साथ रखा जा सके। तो उसी दौरान जब ये सारी कुछ घटनाक्रम चल रहा था, तो 16 जुलाई 2020 को चूंकि सारे विधायक वहाँ होटल फेयरमाउंट में थे और मुख्यमंत्री जी का ये रोजाना का नियम था कि सुबह शाम दोनों वक्त उनसे मिलने आते थे या चेक करने आते थे कहीं कोई कम तो नहीं हो गया। तो उस दिन भी वो आए और 16 जुलाई 2020 को लगभग 3-3:30 बजे वो होटल फेयरमाउंट से निकले और मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए। तो उनके निवास पहुंचने के 1 घंटे बाद लगभग 5-5:15 बजे के आसपास उनके पीएसओ हैं रामनिवास जी, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, यहाँ आपका मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ अर्जेंट काम है जी। तो मैं अपनी गाड़ी उठा के 10 मिनट पश्चात वहाँ से निकला और लगभग 1 से 1.5 घंटे के दरमियान जो समय लगा उसके बीच में वहाँ पहुँच पाया। लेकिन आप देखिए कि इतनी अर्जेंसी थी कि उस समय में भी 1 से 1.5 घंटे के समय में भी लगातार 3-4 बार मेरे पास कॉल आए कि आप पहुँचे नहीं। और मैं जैसे ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचा तो वहाँ पिंक हाउस में उनका चैम्बर है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया। पेन ड्राइव के साथ एक पेपर दिया जो कि प्रिंटेड पेपर था, उस पर प्रिंट किया हुआ था कुछ। उस प्रिंटेड पेपर को जैसे मैंने सरसरी तौर पर देखा तो उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी सहित एक संजय जैन करके हैं, उनका नाम उसमें लिखा हुआ था और कुछ ऐसा जिक्र था कि इनकी बातचीत है। लेकिन उस पेन ड्राइव में क्या है उसको ना तो मैंने सुना ना उसके बारे में मैंने कोई ध्यान दिया। लोकेश जी, मुझे वो पेन ड्राइव दी गई और ये कहा गया कि इसे आप तुरंत मीडिया को सर्कुलेट कर दीजिए। और मैंने उनके आदेशों की पालना के तहत, चूंकि वो पेन ड्राइव थी उससे सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था, उस पेन ड्राइव को लेके मैं घर आया, लैपटॉप पे उस पे कॉपी किया, फिर लैपटॉप से मैंने अपने फ़ोन पे कॉपी किया और उस फ़ोन के माध्यम से राजस्थान और जो देश के बाकी दूसरे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं जिनका एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उन सभी को मैंने वो पेपर, प्रिंटेड पेपर और पेन ड्राइव में जो ऑडियो थी वो फ़ोन के माध्यम से सभी को मैंने सर्कुलेट कर दी। और आपको बताना चाहूँगा कि उस ऑडियो के सर्कुलेट होने के बाद अगले दिन उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज हुई और ये सरकार के ऊपर जो संकट था वो पूरी तरह से ख़त्म होने की संभावना बन गई कि अब सरकार हमारी बच जाएगी, क्योंकि वो तमाम लोग बैकफुट पे आ जाएंगे और ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, ये परसेप्शन बन जाएगा। लोकेश जी, तो उस ऑडियो के बाद ये स्थितियां बनी, पूरा घटनाक्रम पूरे प्रदेश ने देखा जी। आप ये खुलासा आज से 2 महीने पहले भी कर सकते थे या कल जब वोटिंग हो जाती उसके बाद भी कर सकते थे। आपने जो दिन चुना है इसको लेकर प्रश्न है कि क्या आपने इसलिए चुना ताकि गहलोत या कांग्रेस को और नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो? क्या आपके मन में कहीं बीजेपी में जाने की मंशा तो नहीं है, इच्छा तो नहीं छुपी हुई है? ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूं या मेरा वहां से कोई किसी तरीके का लिंक हुआ है। अगर मुझे ये इस तरीके की चीज़ें उठानी थी और मुझे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना होता तो ये विधानसभा चुनावों से पहले भी तो मैं कर सकता था जी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो परिणाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया, उसके बाद 3 दिसंबर को भी अपनी भावना व्यक्त की कि कहाँ कहाँ चूक हुई
कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही, उस भावना को मैंने व्यक्त किया कि ये कमियों की वजह से आज हम वापस ही नहीं कर पाए अपनी सरकार में। इसी तरीके से आज की टाइमिंग को लेकर अगर मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है तो वो भी बेबुनियाद है। उसे लोकसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, पिछले 8-10 दिन से मैं इतने मानसिक दबाव में था क्योंकि अगली 9 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी फिर से पेशी है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आगे मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाएंगी ये सारी चीजें। पिछले 3-4 दिन में इतना विचलित हो गया और मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी समय चल रहा हो, मुझे सच और तथ्य पूरी प्रदेश और देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने ही करने हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे राजस्थान ब्यूरो के रिपोर्टर, हमारे सहयोगी दीपक, कल 13 सीटों पर वोटिंग के साथ राजस्थान में वोटिंग पूरी हो जाएगी। अब की बारी जो पिछली बार 25 के 25 कह लीजिए, 24+1 मिला के, राजस्थान की हवा क्या बता रही है? किस तरह 25 के 25 आएगी या कुछ बाएं दाएं भी लग रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बात करूं, कल की जो वोटिंग में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लग रही है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में, इसके अलावा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो है चुनावी मैदान में। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पे है और पिछली 2 बार 25 की 25 सीट भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि कई ऐसी सीटें जिसमें लगभग 10 से 12 ऐसी सीटें जहाँ पर कांग्रेस भी इस बार फाइट में है, टक्कर में। कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ है क्योंकि वो अब तक 2 बार तो राजस्थान में खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन इस बार वो कड़ी टक्कर में लगी हुई है। जालोर सीट से वैभव गहलोत है, वो काफी मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी, उन्होंने ये खुलासे किए तो कहीं ना कहीं जो जनता का जो मूड डाइवर्ट है वो यहाँ पर बदलने की कोशिश की गई है, ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और वो पहले भी खुलासा करते, लेकिन वोटिंग से 2 दिन पहले उन्होंने खुलासा किया, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान शायद देखने को मिल सकता है। तो इस बार 25 की 25 सीट भाजपा जीते ऐसा तय नहीं है। कई ऐसी सीटें जिसमें बाड़मेर है, टोंक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में फाइट है, जयपुर ग्रामीण का मैंने जिक्र किया, दौसा का मैंने जिक्र किया, और इसके अलावा नागौर है। ऐसी कई सारे सीटें जहां पर फाइट है। अब देखना ये होगा क्या इस बार हैट्रिक लगेगी या फिर इस बार कांग्रेस भी खाता खोल पाएगी। जी दीपक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि दीपक बता रहे थे कि राजस्थान में इस बार 25 की 25 सीटें जीतना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है।